तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने पिता का राज याद करना चाहिए, जब वसूली, डकैती, फिरौती, लूटपाट यही बिहार का चरित्र बन गया था। गारंटी है जहां माफिया राज खत्म करने का हो, उगाही का राज खत्म करने का हो, दंगाइयों का राज खत्म करने का हो, लुटेरों का राज खत्म करना हो, घुसपैठियों का राज खत्म करना हो, घुसखोर का राज खत्म करना हो और तमाम रंगदारी और वसूली करने वाले नेताओं विधायकों का पूरा जीवन अंत करना हो, तो उसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव ऐसा कहने पे मजबूर क्यों हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदमखोर है, आरक्षणखोर है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से डर है क्या कि वो अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी? तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का जो चरित्र है वही उनके मुंह से निकल रहा है। जो उनके पिताश्री की सरकार हुआ करती थी, रंगदारी, किडनैपिंग का जो धंधा वो करते थे। बिहार में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल में बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? समय की जरूरत, चुनावी रणनीति और समाज का प्रतिनिधित्व, ये सब जरूरी होता है मंत्रिमंडल में, जिसके लिए विस्तार किया जाता है। बीजेपी क्या आरक्षणखोर और आदमखोर है? तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने पिता का राज याद करना चाहिए, जब वसूली, डकैती, फिरौती, लूटपाट यही बिहार का चरित्र बन गया था। तब ये तेजस्वी यादव और उनके परिवार की क्या नीति थी, क्या पॉलिटिक्स थी, क्या पॉलिटिकल थॉट्स था, उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। इस देश में ऐसे लोग जो राजनीति से कब के आउट कर दिए जाने चाहिए, जनता के ही वजह से टिके हुए हैं और उन्हीं के वजह से ये भौंकते। तो समाज को इसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है और इनका नामो निशान मिटा करके बिहार के उज्जवल भविष्य को तय करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो ये भी आरोप लग रहा है कि जिन जातियों के ज़्यादा वोटर्स थे उनके जातियों के मंत्री बनाए गए हैं। तो जातीय समीकरण तो बीजेपी भी खेल रही है और बार बार कहती है हम जातिवाद नहीं करते हैं। बहुत सारे विधायक होते हैं, उससे सरकार बनती है। हर विधायक कैबिनेट में नहीं होता और हर समय इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं बनती कि हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। समय के साथ उचित समय आता है तो सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, हर जाति, क्षेत्र, वर्ग, और इसी को तो प्रतिनिधि कहते हैं। और प्रतिनिधि अगर प्रतिनिधित्व नहीं करेगा किसी समाज की तो करेगा क्या वो? तो सबसे बड़ा सवाल पर यह है कि सारे जो मंत्री बनाए गए हैं या जो भी विस्तार हुए हैं वो बीजेपी के ही बनाए गए हैं, पर जदयू भी अलायंस में है, एलजेपी भी अलायंस में है। जेडीयू और बीजेपी में आपस में तालमेल से ही तो बना होगा। जेडीयू की समर्थन से, सहयोग से ही तो सरकार चल रही है। तो जब उसके समर्थन सरकार चल रही तो उसके ही आश्वासनों पर, उसके ही विश्वास के साथ नया मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया होगा, भविष्य की रणनीति तय की गई होगी। इसमें तेजस्वी को ज़्यादा फड़कने की ज़रूरत नहीं है। अपनी करनी कथनी, अपने पिताजी की सरकार और उसके कार्यकाल, उसके आतंक, उसकी दहशत, उसके लूटपाट और बिहार के भविष्य को अंधकार में ले जाने का जो क्रियाकलाप रचा गया, उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पे भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है इस बार जो विस्तार हुआ है। नीतीश बाबू को अगर भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं होता तो सरकार भी नीतीश बाबू की बीजेपी के साथ नहीं होती। ये मजबूत भरोसे का ही प्रतिनिधित्व है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में है और अब सत्ता का या कैबिनेट का जो विस्तार है वो नीतीश बाबू की सहमति से ही तय किया जाता है, किसी मुख्यमंत्री की असहमति से नहीं किया जाता। परिस्थितियों की भी ज़रूरत होती है, जिसे जहां जैसा प्रतिनिधित्व चाहिए वैसा प्रतिनिधित्व देने का हर संभव प्रयास सरकार में जो पार्टी होती है वो करती। ऐसा पर एकदम से जरूरी क्यों आ गया? अभी चुनाव होने वाले थे, जो मंत्रिमंडल चल रहा था उसी के साथ काम करते आगे बढ़ते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विधायक बन जाते हैं पर उनको कैबिनेट स्तर का अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, सेवा करने का मौका नहीं मिलता। या बहुत सारे लोग बन जाते हैं जिनकी क्षमता पे पार्टी को लगता है कि इससे और ज़्यादा क्षमतावान व्यक्ति होना चाहिए, इससे ज़्यादा और प्रभावी मंत्रिमंडल होना चाहिए, तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, चेंज आउट किया जाता है। तो इसमें कहीं किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि बीजेपी घबराई हुई है बिहार चुनाव से पहले और बदलाव कर करके मंत्रिमंडल में चेक कर रही है कि हाँ कहीं कुछ दाव जो है सही बैठ जाए। जो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके तमाम राज्यों को जीत रही है उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति के मान सम्मान को सुनिश्चित करने का दायित्व ही भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आखिरी व्यक्ति जो समाज का है उसे भी गर्व है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसके ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, उसके मान सम्मान का ध्यान रखेगी, उसके विकास का सम्मान करेगी। और ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी बिहार के हर व्यक्ति को एक निश्चिंत वातावरण देने का भी गारंटी है, जहां माफिया राज खत्म करने का हो, उगाही का राज खत्म करने का हो, दंगाइयों का राज खत्म करने का हो, लुटेरों का राज खत्म करना हो, घुसपैठियों का राज खत्म करना हो, घुसखोर का राज खत्म करना हो और तमाम रंगदारी और वसूली करने वाले नेताओं विधायकों का पूरा जीवन अंत करना हो, तो उसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र में भी इनकी सरकार है, बिहार में भी इनके अलायंस के साथ सरकार है। बिहार में जो चीनी मिल बंद है पड़े हुए हैं इतने वर्षों से, मोदी जी 2014 चुनाव प्रचार में गए थे, कहते हमारी सरकार आएगी तो चीनी मिल की शुरुआत हो जाएगी, और अगली बार जब मैं चुनाव प्रचार करने आऊँगा 19 में तो इसी चीनी मिल का बना हुआ चीनी से चाय पीऊँगा, और जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक मोदी जी का। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि केवल सरकारी चीनी मिलों से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। बिहार के युवाओं में क्षमता है, बिहार के युवा ही देश के तमाम राज्यों में इंजीनियर की पोस्ट पे, मैकेनिक की पोस्ट पर, मिस्त्री की पोस्ट पर कंपनी चलाने का जो जिम्मा एक तरीके से बिहार के बच्चों के ऊपर है। सुनिए तो अब उन तमाम बिहार के बच्चों को वापस बिहार की मिट्टी में आकर के अपना कारोबार वो क्यों नहीं खड़ा करते? वही बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में करते हैं, क्योंकि आतंक का जो बीज लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी, उनके बच्चों ने बोया था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो ख़त्म हो जाता तो बिहार का जनमानस बिहार की धरती की तरफ वापस लौट आता। इसलिए और बड़ी मजबूत सरकार आपको बनानी है और मजबूत क्लियर मैंडेट देना है जनता को, एक लक्ष्य पर खड़ा होकर के इन तमाम लुटेरे डकैतों को समाप्त करके बिहार में एक नए सूर्योदय को लाने की आवश्यकता है। अगर बिहार में अंत हो गया होता तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के पहले आतंक का राज था, लूटपाट थी, रंगदारी थी, कारण इंडस्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ी, इंडस्ट्रियल जो सपना उत्तर प्रदेश का था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। योगी आदित्यनाथ आए, 10 साल में ना जाने कितने इनकाउंटर, कितनी गोलियां चली, कितने लोग शांत किए गए। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का रथ चल पड़ा, विकास का रथ चल पड़ा, सम्मान का रथ चल पड़ा, निर्भय वातावरण का रथ चल पड़ा, और इससे उत्तर प्रदेश के मान सम्मान में जो वृद्धि आप देखते हैं वो आतंक का अंत है। अभी बिहार में आपको 50% आतंक का अंत हुआ है, 50% और जब अंत आप करेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे, तब निश्चित तौर पे बिहार में एक नए सूरज का उदय होगा। क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं, युवाओं की शक्तियां हैं, उनके पावर की शक्तियां, उनके अनुभव की शक्तियां हैं, जो बिहार को चमकाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन उनके लिए निर्भय वातावरण देने की ज़रूरत है, उन तमाम गुंडे मवालियों को शांत करने की ज़रूरत है। ऐसी तेजस्वी यादव ऐसा कहने पे मजबूर क्यों हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदमखोर है, आरक्षणखोर है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से डर है क्या कि वो अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी? तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का जो चरित्र है वही उनके मुंह से निकल रहा है। जो उनके पिताश्री की सरकार हुआ करती थी, रंगदारी, किडनैपिंग का जो धंधा वो करते थे, उसी धंधे के वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी परिवार का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चरित्र नहीं रहा है, किसी भी राज्य में नहीं रहा। जहां बहुत सारे राज्यों में हमारी पार्टी है, सरकार है, कहीं भी इस तरीके का चरित्र, इस तरीके की कार्यशैली आपको देखने को नहीं मिलती। ये व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव, उनके परिवार, उनकी पार्टी का ही चरित्र है, जिसका वो बखान कर रहे हैं आदमखोर के रूप में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव से पहले नीतीश बाबू जो है कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाता है, चुनाव से पहले नीतीश बाबू घुलटते जरूर हैं। देखिए, बिहार को अपने भविष्य को तय करना है, बिहार की जनता को अपने भविष्य को तय करना है। यदि कोई पलटी मारता है या कोई धोखा देता है जनता के साथ, तो उसका हिसाब जनता बहुत खूब करती है। जनता को बेवकूफ़ समझने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है, और वो साबित भी हुआ। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जनता को बेवकूफ़ समझ के झूठ पे झूठ बोलता था,